तो देख रेख के लिए न्यस्त किया है, न कि न्यस्त किया है। तो यानी कि सुरक्षा के लिए न्यस्त किया है, देख रेख के लिए। तो जैसे ही शब्द देख रेख आ जाए आपका कंपटीशन में, तुरंत दिमाग में बैठाना है धारा 27 कहती है कि कुछ दशाओं में अगर लिपिक या सेवक का कब्जा है तो ये किसका कब्जा माना जाएगा? मालिक का। यानी कि यहाँ जो प्लेट है वह देख रेख के लिए सेवक को दी गई है, न कि नष्ट की गई है। इसका मतलब हुआ कि उस प्लेट पर अभी भी कब्जा किसका बना हुआ है? एक। और यदि सेवक मिसयूज करता है तो वह एक कब्जे से बाहर ले गया और कौन सा अपराध किया? अब तुरंत सेक्शन कवर करना है। ये 379 में आएगा कि 380 में कि 381 में कि 382? 381। हाँ, कौन सी धारा? 381। अब आइए दूसरा उदाहरण। ए का बी सेवक या नौकर या लिपिक है और एक प्लेट देख रेख हटा दीजिएगा सब, क्या करता है? प्लेट को न्यस्त करता है। अब न्यस्त जैसे ही अब किया, इसका मतलब कि बी पर क्या कर किया है? विश्वास। और अगर उस प्लेट को लेकर बी भाग जाए या बी आपका उस प्लेट को कह सकते हैं कि बेचकर पैसा बना ले, तो यहाँ भी कौन सा अपराध करेगा? चोरी नहीं, आपराधिक न्यास। क्योंकि न्यस्त की गई है का मतलब हुआ ट्रस्ट किया गया, और ट्रस्ट का मतलब विश्वास, और विश्वास का मतलब आपका बी ने क्या कर किया है? मालिक के साथ विश्वासघात। तो किस धारा के तहत ये जो लिपिक या सेवक है दंडित होगा? तो 400। यही पॉइंट पकड़ना है। अगर फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, गलत होगा फिर आधा लोग अभी भी गलत करके ही आएंगे। फिर एक बार बता रहा हूँ, प्लेट देख रेख के लिए कहे तो चोरी कराइएगा, और प्लेट केवल न्यस्त कहे तब आपका 408 के तहत क्या अपराध किया है लिपिक ने? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि गबन। गबन का मतलब ये हुआ अमानत में क्या है, और दंड 7 साल है। अगला देखिए 409। देखिए भाई, जहाँ तक 409 की बात है, अब सबसे ज्यादा विश्वास मैं पहले ही बताया, जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाएगा, अगर वह व्यक्ति विश्वासघात करता है तो दंड की मात्रा थोड़ा बहुत क्या होगी? अब तो विश्वास सबसे ज्यादा देखिए अंतिम धारा इस मैनेजर की है 409। कौन कौन व्यक्ति हैं जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास लोग करते हैं? तो देखिए मेरठ भाई, लोक सेवक द्वारा या बैंकर द्वारा, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा, आपराधिक न्यासमान। देखिए कई शब्दों को, जो कोई लोक सेवक के नाते। अब आइए पब्लिक सर्वेंट। तो आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट किसे माना जाएगा? तो पब्लिक सर्वेंट उसे माना जाएगा जो धारा 21 के अर्थों में, यानी कि 11 स्पष्टीकरण है, और उन 11 स्पष्टीकरण देखिए भाई, फिर आपका 21 बताना पड़ेगा, अभी डिटेल में भी बताना है। 21 के देखिए एक बार, धारा 21 से भी क्वेश्चन बनता है, अभी उसको बताना है। इतना लंबा था कि छोड़ दिया गया था तेजी के कारण। धारा 21 में आपका 12 स्पष्टीकरण थे। कितने थे? 12। वर्तमान में 11 स्पष्टीकरण है। तो आपका एमपी ने क्वेश्चन बनाया, और वह क्वेश्चन ये बनाया कि कौन सा स्पष्टीकरण आपका निरसित है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है? पहला। एमपी ने फिर एक बार बनाया कि पहला स्पष्टीकरण कब निश्चित किया गया? तो 1950। बैरटे रे कब किया गया? ये बना है। फिर एक बार देखिए, 11 स्पष्टीकरण है, और जो व्यक्ति उन 11 स्पष्टीकरण के अंदर आ जाता है, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक।
और अगर वह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वह की धारा के तहत दंड का भागी होगा 409। याद रखिए, की धारा के तहत 409। अगला देखिए, लोक सेवक के नाते या बैंकर। तो बैंकर जानते ही हैं, बैंकर की परिभाषा बताइए। NIIPC में दी गई है कि नहीं? इस कानून में बैंकर को परिभाषित किया गया है NIA में, और बैंकर को की धारा में परिभाषित किया गया है। 2 मिनट, एक ही परिभाषा है बैंकर। 3 है कि 2? देखिए, हमें भी याद नहीं आ रहा है भाई। NIA में है 2 या 3, आपका जो भी धारा हो, लेकिन वहाँ परिभाषित है। अगला देखिए, या बैंक पर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं तो भी दंड ज्यादा पाएगा। इसके बाद है व्यापारी। आप अपना कोई सामान व्यापारी पर विश्वास करके उसके यहाँ रखे, तब भी ये धारा लागू होगी। फैक्टर, दलाल। फैक्टर मतलब एक तरह से दलाल ही होता है। दलाल, अटॉर्नी या अभिकर्ता। अटॉर्नी मतलब कि वकील साहब हो गए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वकील साहब पर विश्वास किया और अपना सामान रखा और वकील साहब क्या किए, विश्वासघात किए, तो अटॉर्नी किसमें आ जाएगा? 409 में। और अंतिम है एजेंट। अगर मालिक ने एजेंट पर विश्वास किया और एजेंट ने क्या कर दिया है, विश्वासघात, तो बहुत लंबा और चौड़ा दंड है। तो अधिकतम दंड इन लोगों को कितना मिल सकता है? आजीवन कारावास। इसका मतलब ये हुआ कि लोक सेवक पर और बैंक पर, व्यापारी पर, फैक्टर पर, दलाल पर, अटॉर्नी पर और अभिकर्ता पर जो विश्वास जताया गया है, अगर ये विश्वासघात करते हैं तो इनको अधिकतम कितनी सजा मिल सकती है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि आजीवन कारावास। इस प्रकार आपराधिक न्यास भंग भी समाप्त हो गया। अब जो क्वेश्चन बनता है आपका बनता है, आपका चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और वही पॉइंट पकड़ना है। और आप ध्यान से देखिए, तो चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में प्रावधान 410 से लेकर और 414 तक दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 410 से लेकर 414 तक। बात न करिए भाई बात। 410 से लेकर 414 तक में दिया गया है। और यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। आपका चुराई हुई संपत्ति जब भी पढ़िए तो आपका 2-3 एंगल से पहले देखिए भाई, तब बताया जाएगा 410 से 11, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत भले एग्जाम हो, कंसेप्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ाने से कम समझ में आएगा। कंसेप्ट ये देखिए कि जहाँ तक चुराई हुई संपत्ति की बात है, आपका पहला ये याद रखना है कि अगर कोई चोर पकड़ा गया और वह आपका बयान दिया, पुलिस के समक्ष कथन किया और उस कथन के आधार पर वह चुराई हुई प्रॉपर्टी बरामद होती है, तो एविडेंस की धारा 27 के तहत वह बरामदगी सुसंगत हो। किस धारा के तहत? एविडेंस की धारा के तहत 20 से वाला। दूसरा नियम आपको ये जानना है कि जो ये चोर होता है, जो ये चोर होता है और जो व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति जानते हुए पाते हैं, ये दोनों को एक कहलाते हैं, अर्थात सह अपराधी होते हैं। इनका विचारण ज्वाइंट चल सकता है। कौन? जो चोरी किया है और जो चुराई हुआ माल क्या किया है, लिया। ये सह अपराधी है, याद रखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। 135 एविडेंस। तीसरा एंगल आपको देखना है, एविडेंस की धारा 114 का दृष्टांत नंबर 1, यानी कि एविडेंस की धारा 114 का उदाहरण नंबर पहला देखना है। 1 ध्यान से देखिए, अगर किसी संपत्ति को चुराया गया है और चोरी के कुछ समय पश्चात
किसी व्यक्ति के पास वह संपत्ति बरामद होती है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए क्या है प्राप्त किया। लेकिन चोर को भी हक है कि वह ये साबित कर दे कि हम चोरी का माल जानते हुए नहीं पाए थे। अगर हम जानते कि चोरी का माल है तो बिल्कुल इस माल को हाथ भी नहीं छूते। तो बताइए आपका ये बातें कि चोर भी साबित कर सकता है कि हम चोरी का माल जानते हुए नहीं खरीदे थे। तो एविडेंस की धारा तुरंत 14 याद रखना और 14 पर आपका दृष्टांत बताया जा रहा है। देखिए 14 114 नहीं, अब 14 है ये भाई। वो 114 सही था, अब 14 बताया जा रहा है, तो दोनों अलग अलग है, आप उल्टा ना समझ लीजिए। अब अभियुक्त से खंडन करवाना है वो तो अनुमान लगा ही जा सकेगा। अब अभियुक्त से क्या कराना है खंडन। देखिए एक उदाहरण बता दे रहे हैं भाई, तब चुराई संपत्ति बताई जाए। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा तब चुराई संपत्ति शुरू करिएगा। देखिए आपका भाई मान लीजिए एक ही घड़ी चोरी होती और आपका चोरी के कुछ समय पश्चात वह घड़ी बी के पास पाई जाती है, यानी कि बरामद होती है। ऐसी दशा में एविडेंस की धारा 114 बताती है दृष्टांत है कि न्यायालय यदि उचित समझे तो ये अनुमान लगा सकेगा कि ए या तो चोर है या चोरी का माल जानते हुए क्या किया है पाया। लेकिन चोर को भी हक है कि इस अनुमान का खंडन कर दे, यानी कि दिखा दे कि ये अनुमान क्या है गलत। और 14 में ये है कि चोर ये दिखाए कि मैं गुड खेत में ये सामान खर्चो जो चोरी का माल पाया है वह ये दिखाए कि मैं गुड खेत में या बोनाफाइड भी कहा जाता है, यानी कि ये काम मैंने कैसे किया था सद्भावना में किया था। अगर सद्भावना साबित कर दे तो ये अनुमान क्या हो जाएगा खंडित। तो सद्भावना साबित करा दिया जाए। 9000 का मोबाइल था और जिसके पास मोबाइल बरामद हुआ वह व्यक्ति यह कह रहा था कि जो देखिए मैं बार्गेनिंग किया हूँ दुकान वाले से और दुकान वाले ने ज्यादा पैसा कम नहीं किया, बस 500 रुपया कम किया और 8500 में ये मैं मोबाइल क्या किया हूँ खरीदा हूँ। अगर मैं जानता रहता कि ये मोबाइल चोरी का है तो मैं भी 1000-1500 रुपया देकर क्या करता मोबाइल ले लेता। मैं क्यों 8500 रुपया देता। अतः मैं नहीं जानता था कि ये सामान चोरी का है। अतः जो आपने अनुमान लगाया है कि मैं चोर हूँ या चोरी का माल जानते हुए क्या किया हूँ पाया हूँ, इस अनुमान का क्या करिए तोड़िए खंडन करिए। तो 21 धारा में सद्भावना साबित की जा सकेगी तो एविडेंस की धारा में। और सद्भावना मानसिक तथ्य है कि आपका मैंने कह सकते हैं कि भौतिक मानसिक दिखाई नहीं देता, ये आपका दिखाई नहीं देता भाई आचरण हाव भाव। अब आइए 410 देखा जाए चुराई हुई संपत्ति। अब देखिए 410 से आपका ये क्वेश्चन बना है कि चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 410। अब डायरेक्ट की भाषा तोड़ा जाए और इसी में अलग से लिखना है कि अब क्वेश्चन का मॉडल भी यहाँ बनता है। देखिए वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, यानी कि जिस संपत्ति का कब्जा किसके द्वारा चोरी द्वारा या एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन द्वारा देखिए कई शब्दों को इसी में एक दो टेक्निकल पॉइंट निकलेगा, मैं फिर बता दूं। जिस संपत्ति का कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा यानी गिरावरी द्वारा प्राप्त किया गया है या आपका आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा
आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा या आपराधिक न्यास भंग द्वारा। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, या आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त किया गया है वही संपत्ति चुराई हुई संपत्ति मानी जाए। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, सतर्क रहना है और अलग से लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन चुराई हुई संपत्ति नहीं है? नहीं वाला ज्यादा कवर करना है वाला तो सभी लोग रट कर जाएंगे और क्या आपको जानना है नहीं। तो बताइए, चीटिंग यानी कि छल द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति क्या चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी? नहीं। उसको लिखिए, अलग से लिखिए डायरेक्ट पर। चीटिंग या छल द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं मानी जाएगी। देखिए मॉडल कैसे बनेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं मानी जाएगी? किसके द्वारा प्राप्त? दे देगा चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा, लूट द्वारा और छल द्वारा। तो कौन संपत्ति स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है? आपका छल द्वारा। ये जरूर याद रखिए क्वेश्चन का मॉडल। अब अगला शब्द देखिए, इसमें अभी शब्द भाई समाप्त नहीं हुए 410 में। अगला शब्द देखिए भाई आपका, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यास भंग भारत के भीतर किया गया हो या भारत के बाहर, इससे मतलब नहीं है। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति अब नहीं रह जाती। तो आइए देखा जाए उदाहरण कि कब कोई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं अब कही जाएगी। तो जो व्यक्ति उस संपत्ति के कब्जे का क्या था, हकदार था, उसके पास वह संपत्ति क्या हुई, पहुंच गई। एक उदाहरण चोरी का देखा जाए। एक ही घड़ी थी और घड़ी भी ने चुराया, वह भी चोरी के लिए दंडित होगा। और ये जो घड़ी है ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? चुराई। अब अगला देखिए, अब बी से क्या हुआ कि बी के पास पुलिस ने छापा मारा, घड़ी बरामद हो गई और घड़ी को किसको वापस कर दिया गया? एक। तो क्या वह घड़ी अब इस समय जब एक वापस हो गई, अब चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी कि नहीं? तो कानून कहता है कि अब नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उस घड़ी के कब्जे का क्या था कानूनी रूप से हकदार, उस व्यक्ति को उस घड़ी का कब्जा क्या कर दिया गया है? देख। अब ये ना कर दीजिएगा कि बी दंडित ही नहीं होगा। बी ने तो चोरी किया है, लेकिन अब ये घड़ी चुराई हुई प्रॉपर्टी की श्रेणी से क्या चली जाएगी? लेकिन बी घड़ी की चोरी के लिए दंड का क्या होगा? ये याद रखना है। अगला देखिए भाई 411, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। देखिए यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, जो कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को डिसऑनेस्टली या बेईमानी से प्राप्त करता है वह दंड का भागी होगा और दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो चुराई हुई संपत्ति का प्रापक दंड का भागी होगा। कितनी सजा? 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। लेकिन कैसे पाया है? बेईमानी से कि सद्भावना में? और जैसे ही रहा कि सद्भावना में तो सजा पाएगा कि नहीं? नहीं। एक उदाहरण देखिए फिर वहीं भाई, आप उदाहरण एक देखिए इसमें, फिर का उदाहरण वही मोबाइल वाला बनाया जाए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, बी की दुकान पर जाता है एक मोबाइल खरीदने। मोबाइल की मार्केट प्राइस आपका 9000 है। तोल मोल करता है, यानी कि आपका उसको कहते हैं बार्गेनिंग करना, जैसे प्री बार्गेनिंग CRPC में है। तो बार्गेनिंग करता है
बार्गेनिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप दाम क्या करिए, कम कर दीजिए, तो ये मोबाइल मैं क्या करूँगा, खरीद लूँगा। तो मोबाइल आपका जो भी है, मोबाइल का दाम कितना कम करता है, केवल 500 और 8,500 रुपये में वह मोबाइल क्या करता है, खरीद लेता है। और बाद में पता चलता है कि यह मोबाइल तो चुराया हुआ संपत्ति है और भी ए ने खरीद लिया है। अब यही आपका सतर्क रहना है। अगर ये दुर्भावना में काम किया है, यानी कि जानते हुए कि ये संपत्ति चोरी की है, खरीदा है या पाया है, तो ए 411 के तहत दंड का भागी होगा। लेकिन अगर ये सद्भावना में काम किया, गुड फेथ में, बोनाफाइड, तो ये किसी भी सजा का हकदार नहीं होगा। तो बस एक लाइन, अगर ए ने मान लीजिए ए 9,000 का मोबाइल था, कितने में खरीदा हो, तब तो इसका मतलब ये हुआ ज्यादा संभावना है, ये दुर्भावना में काम किया कि 9,000 का मोबाइल तुम्हें 1,000 में मिल गया, यानी कि तुम जानते थे कि ये सामान क्या है, चोरी। तब थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा और क्या आ जाएगी, दुर्भावना, बेईमान। तो आपका 411 भी समाप्त हो गया। इसके बाद आपका ये 412, आपका 413, 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, या 413, 414 भी छोड़ सकते हैं। आइए भाई 415, 420 बाद में बताया जाएगा। ये 425 डायरेक्ट रजिस्ट्री भी छोटा आपका चैप्टर है, ये भी निकल जाएगा। 425 से लेकर 440, यहाँ से भी बस एक क्वेश्चन प्री में कभी काल बनता है या समस्या बन जाती है, एक क्वेश्चन चांस रहता है आपका। और जो सेक्शन आपको कवर कराया जाए, प्रयास आप ये करिए कि वो सेक्शन 7-8 जो हम बताएंगे इधर 6-7, वह जरूर याद रखें। और अब तक के इतिहास में देखिए, आदमी अनंत संभावनाओं को लेकर भाई नहीं पढ़ा सकता, ये भी मैं बता दूं। आईपीसी में और संविधान में अनंत संभावनाएं हैं, और देखें बिहार हिला दिया है सबको अनंत संभावनाओं में संविधान में। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई पिछले बार ये पूछा गया था, तो मॉडल ये चेंज कर सकता है। तो आइए अब हम आपका देखिए, अब तक जो बताया गया फिर एक बार देखिए। 378 से लेकर और आपका 424, ये जो संपत्ति संबंधी अपराध थे, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति था वह अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, चाहे चोरी हो, उद्यापन हो, लूट हो, आपराधिक न्यासभंग हो, आपराधिक दुर्विनियोग हो। हमने यही बताया कि एक व्यक्ति की माने किसी व्यक्ति को उसकी चल या अचल जो भी संपत्ति है उससे क्या कर दिया गया था, बंद। ये पहला आपका एरिया प्रॉपर्टी संबंधी अपराध में कवर करना है। संपत्ति संबंधी अपराधों में जो दूसरा वर्ग है, उसमें ये है कि पीड़ित अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता, बल्कि पीड़ित की संपत्ति को, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, नुकसान या रिश्ती या मिसचीफ या दोष या हानि पहुंचाई जाती है। तो जिन लोगों को रिश्ती न समझ में आए, दोष या हानि लिख लीजिए आसान भाषा में, ये नहीं कि रिश्ती, दोष या हानि कारित करना। तो 4-5 हानि करा दिया जाए भाई, जानवर का करा दिया जाए, फसल का करा दिया जाए। आपका 4-5 पहले उदाहरण देखिए। AB का मोबाइल लेता है और बिना फीस से पूछे 2 रुपया की बात कर लेता है, तो मोबाइल में बैलेंस क्या हो गया, 2 रुपया कम हो गया। तो ये कौन सा ए ने अपराध किया, रिश्ती का। मोबाइल तोड़कर फेंक दिया तो कौन सा अपराध किया, रिश्ती का। मोबाइल का सिम निकाल कर तोड़कर फेंक दिया तो कौन सा अपराध किया, रिश्ती का। मोबाइल पानी में फेंक दिया तो कौन सा अपराध किया, रिश्ती का।
और मोबाइल आपका आग लगा दिया तो कौन सा अपराध किया? दृष्टि का। अंगूठी को नदी में फेंक दीजिए, भूल जाए तो कौन सा अपराध हुआ? दृष्टि का। और घर में आग लगा दीजिए, वाहन में आग लगा दीजिए तो कौन सा अपराध हुआ? दृष्टि का। आपका बिजली का तार ही काट कर लेकर भाग जाइए तो कौन सा अपराध हुआ? दृष्टि का। जैसे कि किसान अब आपका सब टावर का ही तार काट ले दे रहे हैं आप पंजाब में, यहाँ तो भाई कम आपका है आंदोलन, लेकिन ये आपका यानी कि इसका मतलब कुत्ते को मार कर पैर तोड़ दीजिए, गधे को मार कर तोड़ दीजिए, घोड़ा का तोड़ दीजिए, बिल्ली का तोड़ दीजिए, बिल्ली मार दीजिए, गधा मार दीजिए, कौन सा अपराध? तो दृष्टि बताइए किस संपत्ति के प्रति अपराध है? चल के अचल की दोनों। कांकी और जो ये घोड़ा और गधा से कौन सा है? चल। और जो ये मकान है और जो बड़ी है भवन है, जलाशय है, मकान ये अच्छा। तो बस एक लाइन जानना है कि दृष्टि का मतलब ये हुआ कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लेकिन नुकसान पहुंचाने का आशय भी होना चाहिए। अगर दुर्घटनावश संपत्ति को नुकसान पहुंच गया तो दृष्टि नहीं मानी जाए। एक और देखिए भाई, किसी के खेत में आपका कह सकते हैं कि लहलहाती हुई फसल है और पूरी फसल रात में जाइए काट कर धराशायी कर दीजिए, तो व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया? दृष्टि। और फसल काट के लेके भाग गया तो कौन सा अपराध? आप दोनों याद रखिए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तब दृष्टि, और संपत्ति लेकर ही चंपत हो गया। अगर काटने का इरादा ये था कि हम इसका बंडल बांधेंगे और लेकर क्या करेंगे, गायब होंगे, तब तक मालिक आ गए तो चोरी। अब इरादा भी देखा जाएगा। जैसे कि आपका कमरा है और कोई व्यक्ति करता क्या है कि आपके कमरे में पानी भर देता है ताकि आपका कॉपी किताब और बिस्तर क्या हो जाए, सड़। तो कौन सा अपराध हुआ? नुकसान पहुंचाया कि नहीं? दृष्टि। तो बस अब तो याद हो जाएगा दृष्टि। अब तो सेक्शन है बताना है और 10 मिनट और बता दिया जाए, खत्म हो जाए दृष्टि भी। देखिए 425 भाई उदाहरण पूछा जाता है। अंगूठी वाला भी देखिए, घोड़े को गोली मार देना कौन सा अपराध? मानव को नहीं भाई, कुत्ता घोड़ा जानवर को मारेगा, पैर तोड़ दीजिए, विकलांग कर दीजिए, ये याद रखिए। घोड़े को या तो विकलांग करिए। अब आया कि रोड ही आपका नहर ही काट दिया, तो नहर काट दिया है, पूछा सिंचन कर्म यानी कि नहर नाली तोड़ दिया तो पूरा खेत क्या हो जाए? दूसरे का लबालब। दृष्टि, ये भी दृष्टि। मकान में आग लगा दिया, सबसे आपका खतरनाक धारा है 436 लंका दहन कही जाती है, यानी कि लंका दहन कर दीजिए 436 में। एक और सेक्शन आजकल पूछा जा रहा है लास्ट में, दृष्टि करने गया है और पूरा तैयारी के साथ हथियार है, अगर कोई विरोध करता है तो हम क्या करेंगे? युद्ध। तुरंत कवर करिए तब बताते हैं, सेक्शन में दम नहीं है। 382 आपने पढ़ाई थी कि चोरी करने गया है लेकिन मृत उपहत या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात, यानी कि हथियार लेकर चोरी करने गया, मालिक जगह नहीं, प्रयोग नहीं किया और आ गया धीरे से, तो लूट के एकदम करीब है। कौन सी धारा चोरी की? उसी प्रकार दृष्टि में भी एक धारा है कि वही पूछी जा रही है 440 है ना, 440। तो जब भी 382 पढ़िएगा एक धारा जरूर याद रखिए, कौन सा? 440। वर्तमान में भाई पूछा जा रहा है ये 440। देखिए दृष्टि का आपका जो कोई इस आशय से या यह संभाग 425 शुरू किया जा रहा है भाई, जो कोई इस आशय से या यह संभाग जानते हुए कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि करेगा या नुकसान कारित करेगा, किसी संपत्ति का नाश कर देगा, तो संपत्ति मतलब क्या? चल के अचल की दोनों नाश कर देगा, किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में तब्दीली कर देगा जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो या कम हो, यानी
कि लैपटॉप खराब कर दीजिए, मोबाइल खराब कर दीजिए, या मोबाइल में बैलेंस है तो 4 रुपये की बात कर लीजिए ताकि मूल्य क्या हो जाए। 100 रुपया बैलेंस था तो कितना रुपया बचेगा? 4 रुपया तो छान। तो ऐसी दशा में आपका वो कौन सा अपराध करता है? निश्चित। अब यहाँ के दृष्टांत पूछे जाते हैं। देखिए दृष्टांत भाई कौन सा तर्क रहना है, कई दृष्टांत मैं बता चुका, लेकिन फिर भी एक बार हमारा कर्तव्य है कि उल्लेख कर दिया जाए। देखिए पहला, यह की सदोष हानिकारी करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूतियों को स्वेच्छा जला देता है। तो बताइए मूल्यवान प्रतिभूति कहाँ परिभाषित है? किसी इसमें मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब कि ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर कोई अधिकार मिल जाए, धन मिल जाए, अधिकार विस्तृत हो जाए, छीन जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बताइए वचन पत्र मूल्यवान प्रतिभूति है कि नहीं? विनिमय पत्र, चेक, चलिए भाई सही बता रहे हैं सब। चेक कोई जला दे, चेक को जला देंगे तो कौन सा अपराध होगा? चलिए अब सही रहा। दूसरा देखिए, दूसरा दृष्टांत देखिए भाई, यह की सदोष हानिकारी करने के आशय से उसके बर्फ पर माने उसके बर्फ घर में वह पानी छोड़ देता है कि पूरा बर्फ गल जाए। तो कौन सा पूरा बर्फ गल गया तो नुकसान पहुंचा कि नहीं? बर्फ को पहुंचा, तो कौन सा अपराध? तो बर्फ वाला उदाहरण पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन करिए। तीसरा देखिए, और इस आशय से यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि वह को तद्वारा सदोष हानिकारक कार्य को। तो अभी हमने बताया कि ए बी के अंगूठी को जानबूझकर या विश्वास रखते हुए कहाँ फेंक दिया? नदी में। या अंगूठी खो जाए और मिले न तो कौन सा अपराध किया? और अंगूठी लेकर चंपत हो जाता तो चोरी, और भय दिखाकर चंपत होता लूट, और 5 व्यक्ति मैंने भय दिखा के ले लेते हैं बस सब सभी अपराध। और अंगूठी पड़ी मिलती और बिना मालिक को खोजे जाकर सुनार के क्या करता? लिए पैसा बना लेता तो कौन सा अपराध? दुर्विनियोग। और अगर ए ने बी को अंगूठी रखने के लिए दिया और बी अंगूठी बेचकर पैसा बनाता तो क्या करता? विश्वास। लास्ट में उदाहरण बताया जाएगा एक मोबाइल या अंगूठी का, जो भी हो। जब पूरा अपराध संपत्ति संबंधी हो जाएंगे तो लास्ट में एक बार आपका चोरी से लेकर या तो मोबाइल का या किसी का लिया जाएगा उदाहरण, और एक उदाहरण पर सब बताया जाएगा। अभी नहीं, पहले पूरा अपराध समझिए। अगला दृष्टांत देखिए भाई, आपका इसके बाद कोर्ट बीमा कराया और आपका देखिए एक कोर्ट का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा करने वाले को नुकसान हो जाए उसको स्वेच्छा त्याग दे संसर्ग कर देता, हमने त्याग देता है। यानी कि ए ने आपका कोर्ट का बीमा कराया और कोर्ट को त्याग दिया ताकि त्याग देंगे तो बीमा कंपनी से हम क्या वसूल लेंगे? पैसा। दृष्टांत कहीं और दिया गया है कि नहीं? कहीं तो दिमाग लगाइए। नहीं, लेकिन कुछ काउंटर करके दिया गया है। कोर्ट त्यागिए ना, कोर्टों को जला दीजिए। एविडेंस की धारा 15। देखिए भाई एविडेंस लाख उदाहरण बताएं भाई, संविधान भी लिखा है उसमें भी समय लगेगा। एविडेंस की धारा 15 देखिए, इसे आपका पोत पर ए ने एक पोत का बीमा कराया, उसे त्याग दिया या डुबो दिया और बीमा कंपनी से पैसा वसूल लिया। फिर दूसरे पोत का बीमा कराया, वैसा ही किया। तीसरे पोत का बीमा कराकर उसको भी संतक्त कर दिया, छोड़ दिया, और बीमा कंपनी से क्या वसूलने गया? पैसा। तो एक ही ये जो संव्यवहार है यह एक ही श्रृंखला में हो रहे हैं और समरूप है कि समरूप नहीं? तो क्या बीमा कंपनी ये साक्ष्य दे सकती है कि नहीं? या जो आपका घर जल रहा है या जो पोत त्यागा जा रहा है ये अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि
इंटेंशन से कर रहा है कि हम क्या वसूल लें ऐसा, तो तीसरे में पैसा नहीं मिलेगा अगर साबित कर दे बीमा कंपनी। तो ये उदाहरण जब भी पढ़िए, आपका संतक्त मतलब त्याग देना या वैधव्य कर देना, और इसको आपका एविडेंस की धारा कहाँ से गवर्न करके पढ़ना है। एक लाइन 15 का दृष्टांत 15 पर क्वेश्चन भी बनता है। ब्राइड इन बात, ब्राइड इन बात का सिद्धांत एविडेंस की धारा में 15 में। ब्राइड इन बात का मतलब ये हुआ कि एक आदमी विवाह करता था और जैसे श्री देवी चुल्लू भर पानी में डूब कर क्या हुई, वैसे अपनी पत्नियों को टब में डुबो कर मारता था और कहता था कि ये तो नहा रही थी और श्री देवी जैसे क्या हो गई, मर गई। तो आगे बताया जाएगा, रेट ले लीजिए क्योंकि संविधान भी पढ़ाना है। इस बार की 470 तक कल निष्ठा देने जाते। इधर की धाराएं आपका 2 लाइन की है, बस 2-3 दिन में इधर 5 से 11 कर सकते हैं। नहीं आज बुधवार है ना।